नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ विश्व इतिहास, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ये सब सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए आए हो, इस चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। और जो इस फैमिली का मेंबर ऑलरेडी हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग प्रश्न लेके आए हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा गया है और ख़ासकर टीचर वालों के एग्ज़ाम में भी ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप सभी जो है ध्यान से ये सारे के सारे क्वेश्चन को सुनते हुए जाइएगा। आई होप कि आपको आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे, अच्छे से वहाँ पे जज कर पाओगे कि नहीं, इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। तो कोशिश करूँगा हद तक कि मेरी बातों को अच्छे से आप तक पहुँचाना, और प्रयास ये रहेगी कि हर एक बातों को अच्छे से आप तक समझाना, हर एक बातों को अच्छे से समझाना आपको। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा की बात करते हैं। तो पहली परमाणु आपदा जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। आप लोग को पता ही होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी में क्या हुआ था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 6 अगस्त के साथ साथ 9 अगस्त भी याद रखना है आप लोगों को। ये 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी याद रखिएगा। नागासाकी याद रखिएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया, 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिराया गया था। तो अगर पहला परमाणु आपदा पूछा जा रहा है तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को तो पता है। और एक इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि जो परमाणु भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कब हुआ था। तो भारत का प्रथम परीक्षण जो हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और पता है हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था आप लोग को पता है? तो उसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पे गिरा था लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैटमैन। चलिए एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अगर पूछा जाएगा विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो कहाँ पे हुआ था यह आपदा? हिरोशिमा पे हुआ था। कौन सा परमाणु था? वो लिटिल बॉय नाम से एक परमाणु था। तो लिटिल बॉय परमाणु वहाँ पे गिराया गया था। और उसी के साथ साथ 9 अगस्त को भी हुआ था नागासाकी वहाँ पे कौन सा गिराया गया था? फैटमैन गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। इतना चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। और परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु बम का सिद्धांत कौन दिया था? ओट हॉर्न ने दिया था, ये भी याद रखना है। और सर्वप्रथम परमाणु बनाया कौन था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। ज़्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, आप लोग ध्यान से इसी को समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो जर्मनी पे कह रहा है किस देश ने शासन किया। तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पे शासन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पे शासन किया 18वीं शताब्दी में। आप लोग को पता ही होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्यों में बट गए हुए थे। 19वीं शताब्दी में जाके जर्मनी और इटली क्या हुए थे? एकीकरण हुए थे। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को एकीकरण करने में बिस्मार्क का सर्वाधिक महत्व योगदान था। और इटली की बात करें तो इटली में बहुत सारे थे, जोसेफ मेज़नी था, गैरीबॉल्डी था और काउंट काबू था। ये सारे के सारे इटली के
एकीकरण में योगदान थे। तो बस आपका प्रश्न बस इतना पूछा है, जर्मन पर शासन किया था 18वीं शताब्दी में, तो ऑस्ट्रिया किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का था? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी कथन और कारक पूछ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था प्लूटो ने। किसने कहा था? प्लूटो ने। प्लूटो का बुक एक याद रखिएगा, प्लूटो का एक ग्रंथ था रिपब्लिक। क्या ग्रंथ था? रिपब्लिक। ये प्लूटो का ही बुक था, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा, इटली ने आक्रमण कर अबिसीनिया को जीता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अबिसीनिया को जीता था इटली ने आक्रमण करके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, और कब जीता था ये भी याद रखिएगा, 1935 को। ये भी याद रखिएगा इतना चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, प्यूनिक युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक कहीं ना कहीं एग्जाम में ये तो पूछा गया ही है, और पूछने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था, मतलब प्यूनिक युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, रोम और कर्थेज के बीच में प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप लोग नहीं को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पादरी नहीं था, बाकी के बाकी सभी जो थे इसमें फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा था। कौन कौन? कृषक भी था, मजदूर भी था, वकील भी फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता कौन नहीं है? नौकरशाही की विशेषता पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन ए, स्वैच्छिक सदस्यता जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। श्रम विभाजन ये नौकरशाही है। शक्ति का पदानुक्रम ये भी नौकरशाही है। नियम और विनिमय ये भी नौकरशाही है। बहुत सारे विचारकों ने नौकरशाही को बहुत मतलब से समझाया। जैसे आरेल्ड नामक एक विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने नौकरशाही को बताया अफसरों द्वारा शासन। उसी तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नौकरशाही को बताया सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम ही अधिकार राज्य है, या अधिकार राज कहे तो नौकरशाही राज। उसके बाद और एक विद्वान था जिसका नाम था ग्लेडन के अनुसार बोला गया नौकरशाही वेतन भोगी कर्मचारी का ऐसा संगठन है जो प्रशासन में दक्ष लेते हैं। ये नौकरशाही का कुछ विद्वानों ने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ये पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओलंप दे गौजेस महिला ने। याद रखिए इस महिला का क्या नाम था? ओलंप दे गौजेस। ओलंप दे गौजेस एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी, और जिसका लेखन महिलाओं के अधिकार और एक और थी कुप्रथा पे आधारित था। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकार और उसके कुप्रथाओं पे लिखती थी बस। इतना चीज़ आप लोगों को इससे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? कह रहा है कि किस देश की फौज की हार हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी की हार हुई थी। 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वो जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, ये सबसे पहले जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इटली और फ्रांस के बीच हुआ था 7 वर्षीय युद्ध, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसी को हार मिली थी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉनकिंग संधि, जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। ए ऑप्शन सीधा का सीधा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया का लेखक जो है वो है थॉमस मोर। सीधा याद रखिएगा, यूटोपिया थॉमस मोर। इसी के साथ साथ थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील, लेखक और पुनर्जागरण मानवतावादी और दार्शनिक भी थे। ये थॉमस मोर। इतना चीज़ आप लोग को इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है बेवर के अनुसार? तो आपका आंसर हो जाएगा जो प्रथा है वो बेवर के अनुसार जो ये पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, मतलब धीरे धीरे चले आ रहा है, बहुत पूर्वजों से चले आ रहा है, ये बेवर के अनुसार था। नेक्स्ट चलिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणाएं किसने दी थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणाएं किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणाएं दी थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होता है। आधुनिक समाज में क्या होता है? तो आधुनिक समाज में स्वायवी एकता होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वायवी एकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक सोच क्या करता है? विकसित करता है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच विकसित करता है। सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग किया जाता है इसमें सामाजिक क्रियाओं में, और इसका उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है। दोस्तों, इतना चीज़ आप लोगों को समझ के रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? तो प्रोटेस्टेंटवाद का जो जनक है किसे कहा जाता है? ए, मार्टिन लूथर को कहा जाता है प्रोटेस्टेंटवाद का जनक। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर के बारे में सबको पता ही होगा ना। मार्टिन लूथर 1517 ईस्वी में किंग्स सीनियर में 95 वचन की वटनबर्डी के ऑल सेंटर चर्च के एक दरवाज़ा पर अंकित करवाया था। यही ठीक ना। आप लोगों को बस इतना याद रखिएगा, सिर्फ ये प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बुल्गारिया देश जो था वो 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। 1915 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, फिर से सुनिए। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोस्टन टी पार्टी पूछा जाता है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था। ये भी अगर पूछ दे तो आप लोग को ये भी याद रखना है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन में, इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। इन सभी देशों ने मिलकर एक संधि की जिसे नाटो कहा जाता है। कब किया था ये नाटो का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल
1949 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बेल्जियम। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में इसमें देशों की संख्या जो है कंट्री, नंबर ऑफ़ कंट्री अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ़ कंट्री जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 30 नंबर ऑफ़ कंट्री है, 30 देश है इसके साथ। समझ गया ना। और 30वां जो सदस्य है वो उत्तर मैसेडोनिया बना है। लास्ट वाला जो सदस्य है वो उत्तरी मैसेडोनिया बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का क्या मुख्य कारण था ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपक्षीय संधि जो था ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। और याद है ना आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी याद। त्रिपक्षीय पहले संधि समझ लीजिए। त्रिपक्षीय संधि कब हुआ था? 1882 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि हुआ था, ये याद रखिएगा। जर्मन और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी याद रखिएगा। जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच हुआ था। इटली को जोड़ा गया था। इटली से जोड़ती है। पूछा जाएगा त्रिपक्षीय संधि कब हुआ? 1882 ईस्वी में। जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है त्रिपक्षीय संधि। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। डेट आप लोगों को पता है? तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। 14 ईस्वी से 11 ईस्वी तक चला था ये प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिए इतना चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। पंचशील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पंचशील निम्नलिखित देशों के बीच का समझौता है। तो किस देशों के बीच का समझौता है पंचशील? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच का समझौता है पंचशील। तो पंचशील में क्या हुआ? और पूछा जाएगा पंचशील कब हुआ था पंचशील समझौता? तो ये भी याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन के द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये पंचशील समझौता भारत और चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र को लेकर, मतलब चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंध और व्यापार को लेकर हुआ था पंचशील समझौता। और इस समझौता के तहत 5 सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन? पहला सिद्धांत देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या है? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान। दूसरा था आक्रमणकर्ता। तीसरा था अहस्तक्षेप मतलब अतिरिक्त विषय पर। चौथा था समानता और पारंपरिक लाभ। और पांचवा था शांति सह अस्तित्व। ये 5 हुआ था पंचशील सिद्धांत में, संधि में। तो किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन लाई। ये दोनों के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। फिर से याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण है फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। फर्डिनेंड का क्या हुआ था? सेराजेवा में हत्या हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ना हमने बताया है फिर से लिखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जल्दी बताइए। तो 28 जून को स्टार्ट हुआ, 1914 को स्टार्ट हुआ। और ख़त्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो गया था, समाप्त। तो किसके तत्कालीन कारण क्या था? फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या हो गई थी, यही प्रथम कारण था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतना चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है?
कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? जब कल्चरल रिवॉल्यूशन हो रहा था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा माओ जेडोंग जो थे उस समय के प्रमुख थे। आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधा का सीधा याद कर लीजिए, जापान में रक्तहीन क्रांति और मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1868 एडी में जो है रक्तहीन क्रांति या इसी को कहा जाता है मेइजी पुनः स्थापना वर्ष कहा जाता है 1868 एडी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट, याद रखिए स्टाम्प एक्ट पूछा जा रहा है, किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। और अंग्रेज सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक एक नया कानून पारित किया। इस कानून में अमेरिका जनता पर करों का बोझ लाद दिया था। समझ गए फ्रेंड्स, इतना याद रखिए इस सब में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो कारण पूछा जा रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो ये दजला फरात के बीच की उपजाऊ जो भूमि है उसी को मेसोपोटामिया का अभिप्राय कहा जाता है। और ये मेसोपोटामिया का अर्थ, यूनानी अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और वो दो नदी कौन था? दजला और फरात, इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें याद रखना है ज़्यादा। और मेसोपोटामिया भी प्राचीन सभ्यता थी, विश्व की प्राचीन सभ्यता स्थल में से एक इसको भी माना जाता है मेसोपोटामिया को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का खोज किया हुआ था। स्पिनिंग जेनी एक बहु स्पिंडल कताई फ्रेम है, ये फ्रेम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है? तो याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष की नीति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। गुटनिरपेक्ष मतलब यह क्या हुआ? किसी भी गुट में शामिल ना होना, इसी को कहते हैं गुटनिरपेक्ष। आप लोग याद रखिएगा, यही भारत की भी नीति है, किसी भी गुट में शामिल हम नहीं हैं, ठीक ना? इतना चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। और ये गुट निरपेक्ष अगर पूछा जाएगा तो 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुए थे 1661 ईस्वी में। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के बाद हुई थी। तो प्रथम अफीम युद्ध पता है ना कब हुआ था? तो 1839 से 42 के में क्या हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, इतना याद रखिएगा आप लोग। और प्रथम अफीम युद्ध की संधि ऊपर में ही सबसे पहले ही पढ़ ली है। संधि याद रखिएगा नॉनकिंग की संधि, नॉनकिंग की संधि, ये इतना याद रखिएगा, समाप्त हुआ था नॉनकिंग की संधि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई कौन सी संधि? नाटो बनाया गया। अभी जस्ट न बताएं नाटो का स्थापना, आप लोग जल्दी बताइए फटाक से, कितने देश की संधि है? याद रखिए नाटो की स्थापना भी जस्ट बताए थे 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। टोटल इसमें 30 देश शामिल है। और 30वां देश जो है कौन सा देश है? 30वां उत्तर मैसेडोनिया देश है, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ ये इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? तो बेल्जियम, बी लिख देते हैं ओनली फॉर, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है नाटो का, इतना याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा जाएगा यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई कौन सा
एक नाटो बनाया गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, कौन देखता है इसमें से? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉस्की जो है ये स्वतंत्रता को अधिकारों के रूप में, उत्पाद के रूप में देखता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सीधा याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, परे सत्रोइका, याद रखिए परे सत्रोइका का क्या आशय है? तो इसका जो आशय पूछा जाएगा, इसका आशय होता है पूर्ण निर्माण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परे अस्त्रोइका का मतलब होता है पूर्ण निर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का जो संस्थापक है वो ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने ये बोला था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने बोला था इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है। तो नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर और इतिहास वर्ग संघर्ष किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था कौन चीज़? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। रोम साम्राज्य जब पतन हो गया तब उसके बाद जो है बर्बर राज्यों की स्थापना, इसी को कहते हैं सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण। आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला? तो किस जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का सफलता मिला, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो डच लोग थे इन्होंने इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? किस घटना के वजह से अमेरिका द्वितीय युद्ध में शामिल हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला कर दिए थे। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला कर दिए थे, इसीलिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और आप लोग को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 8 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध में ये अमेरिका शामिल हुआ था। ये कब शामिल हुआ था? 41 में जाके अमेरिका शामिल हुआ था, 8 अगस्त 1941 ईस्वी को। ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? अभी जस्ट ना हम लोग ने देखे था, इसके बारे में बताया भी। ऑप्शन सी, बेलग्रेड 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट चलिए, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? अभी जस्ट हम लोग ने ऊपर देखा था कि स्पिनिंग जेनी के बारे में बताया जा रहा था, तो इसमें फ्रेम पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पिनिंग म्यूल। याद रखिएगा ये दोनों जो है मतलब वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है स्पिनिंग म्यूल। आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सीधा रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते? तो ऑप्शन ए, वियतनाम शामिल होते थे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। याद रखिएगा हिंद चीन में, पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इतना याद रखिए 1950 ईस्वी के। नेक्स्ट चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अभी ना जस्ट हम लोग देखे थे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। कब हुआ था? पहला डेट भी याद रखिएगा, 28 जून से स्टार्ट हुआ था, 1 नवंबर 1918 में समाप्त हो गया था। ये भी याद रखिए, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट चलिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, चलिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? कौन से व्यापारी पहुँचे थे वो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हिंद चीन कौन से व्यापारी पहुँचे थे? सबसे पहले पहुँचे थे पुर्तगाली पहुँचे थे। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? कालीकट में पहुँचे थे। उसका स्वागत कौन किया था? जैमोरिन ने स्वागत किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया था, इसीलिए प्रथम युद्ध हुआ था, समझ गए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो ऑप्शन डी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पे जो है आक्रमण किया था वो एडोल्फ हिटलर किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापार जो हिंग चिंग आए थे, यूरोपीय व्यापार जो हिंग सिंह कब आए हुए थे? तो याद रखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए हुए थे, सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था? कहाँ पे जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था? तो याद रखिए वर्साय पर्सा के ये राजा थे विलियम प्रथम, वर्साय में जाके इनको जर्मन का सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये टीचर के एग्ज़ाम में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न था, हम लोग ने इसके बारे में जाना कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लास्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि किस विषय में कहा? अपनी समाधि जो है किस विषय में कहा? कौन? टॉलस्टॉय का हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो, टॉलस्टॉय ने अपना समाधि के विषय में कहा था, अपने समाधि के विषय में कहा था, समझ गए। टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक थे। इसकी प्रसिद्ध रचना बहुत सारा है। कौन कौन? वार एंड पीस सुने हैं ना? वार एंड पीस ये इन्हीं की रचना है, वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आज हम लोग विश्व इतिहास के टोटल 53 प्रश्न को देखते हुए देखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टि से। और ये किन्हीं एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न सारा का सारा हम लोग ने डिस्कस किया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी फ्रेंड्स, फिर से बता रहा हूँ, जो भी फ्रेंड्स इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, इस परिवार में आप राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस परिवार के एक अनमोल सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। और मैं सबको कहता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आप अपने प्रॉब्लम को रख सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको रख सकते हो। आपको अगर हमारी टीम के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। तो कोशिश करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।